तो स्टार्ट करते हैं निमसेट मॉक 13। इसमें भी 10 क्वेश्चंस इंक्लूड करे हैं जिसको डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट को ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट इज 15 लाइन्स आर ड्रॉन in a plane such that no two lines are parallel and no three lines are concurrent, then the number of parts into which these lines divides the plane is equal to। इसका मतलब कुछ लाइंस हैं जो कि पैरेलल नहीं है। सपोज कर लो ये लाइन हो गई एक, ये लाइन है, पैरेलल भी नहीं है और कॉन्करेंट भी नहीं है। ये कुछ लाइंस हो गई। सपोज कर लो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। अब ये प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सपोज कर लो ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट, चौथा, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ। 10 पार्ट में ये 4 लाइन इस प्लेन को डिवाइड कर रही हैं। तो इसी तरह से पूछा गया 15 लाइंस इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगी। तो इसको प्रॉपर वे में करने में तो बहुत टाइम लग जाता है, सोचना पड़ता है। तो इसी के लिए एक फॉर्मूला है। अगर n लाइंस हैं, फिर से देखो इसको नोट कर लेना, n straight lines are drawn in a plane such that no two lines are parallel and no three lines are concurrent, then the number of parts in which these line divides the plane will be। इसका डायरेक्ट आंसर होता है 1 प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इस तरह के काफी सारे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, फॉर्मूले होते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी। तो इसको याद रखना होगा। तो अगर ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। n की जगह 15 रख दे, 15 इंटू 16 डिवाइड बाई 2। तो दिस विल बी 1 प्लस 15 इंटू 8, 15 इंटू 8 120 आएगा। तो सिंपली इट्स आंसर इज 121। तो इस तरह के फॉर्मूले अगर याद हैं तो काफी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और स्पीड भी मेंटेन हो सकती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1 प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो क्या है, इफ n straight lines are drawn in a plane such that no two lines are parallel and no three lines are concurrent, then the number of parts into which these lines divides the plane is equal to 1 plus n plus 1 divided by 2। तो आई थिंक ये यहां से भी डायग्राम से समझ में आ रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, कि इस पूरे प्लेन को, ये सारी कोप्लेनर लाइंस हैं, इस पूरे प्लेन को ये कितने पार्ट में डिवाइड कर रही हैं। तो इस केस में आंसर 121 आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। ये लिखा है डेल्टा इज इक्वल टू ABC CAB BCA। तो ये डेल्टा डैश है। देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा डैश इज इक्वल टू, ये एक डेल्टा डैश डिटर्मिनेंट दे रखा है, a स्क्वायर माइनस BC B स्क्वायर माइनस CA C स्क्वायर माइनस AB। इसको भी अगर डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लगता है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट में एक कंसेप्ट होता है कि किसी डिटर्मिनेंट में उसके अगर हर एक एलिमेंट, डिटर्मिनेंट को मान लो ये n क्रॉस n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, n क्रॉस n मतलब n रोज एंड n कॉलम्स हैं। इफ ईच एलिमेंट is replaced by its cofactor। अगर हर एक एलिमेंट अपने कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया जाए, then the value of new determinant जो एक नया डिटर्मिनेंट आएगा डेल्टा डैश, उसकी वैल्यू हो जाएगी जो पुराना डिटर्मिनेंट है डेल्टा, ये पुराना डिटर्मिनेंट है ओरिजिनल, टू द पावर n माइनस 1।
तो यहां पे यही कंसेप्ट यूज है। इस डिटर्मिनेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं, ए का कोफैक्टर निकालते हैं। तो ध्यान से देखो, डेल्टा है ए बी सी, फिर है सी ए बी, देन बी सी ए, तो डेल्टा डैश ए बी। इसके अलोंग जो रो और कॉलम हाइड कर लो, इसको हाइड कर लिया R1 को और C1 को हाइड कर लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी सी। अब इसके अलोंग जो रो है R2, सॉरी कॉलम है C2, रो है R1 हाइड कर ले, तो इसको हाइड कर लिया, इसको हाइड कर लिया, तो सी ए माइनस बी स्क्वायर, और सेकेंड एलिमेंट विथ माइनस साइन होता ही है। इस सर्कल में जितने एलिमेंट आते हैं एक्सपैंड करने पे वो विथ माइनस साइन आते हैं, तो ये हो जाएगा सी ए माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी ए या ए सी। इन द सेम वे थर्ड एलिमेंट R1 हाइड कर लो, C3 हाइड कर लो, इसको हाइड कर लिया, इसको हाइड कर लिया, सी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी तरह से अगर C के अलोंग देखें तो R2 हाइड कर लेंगे और C1 हाइड कर लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस R2 हाइड कर लिया और C1 हाइड कर लिया, तो ए बी माइनस सी स्क्वायर, और ये विथ माइनस साइन आएगा, तो सी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। तो इन द सेम वे सबके तुम कोफैक्टर लिख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो सबके जब कोफैक्टर लिखेंगे तो यही डिटर्मिनेंट आता है। नेक्स्ट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी सी, नेक्स्ट आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी ए। तो इट मीन्स ये कोफैक्टर डिटर्मिनेंट है, तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो न्यू डिटर्मिनेंट का ऑर्डर डेल्टा टू द पावर 3 माइनस 1 हो जाएगा सिंपली, दैट इज डेल्टा स्क्वायर। तो ये ऑब्जर्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है, अगर हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दिया जाता है तो नए डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल्टा टू द पावर n माइनस 1 हो जाती है। तो दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When 3 dice are thrown, then the number of ways of getting total of 15, मतलब सम ऑफ अपर फेसेस। 3 डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो आई थिंक ये प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन में पढ़ा होगा। 3 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो सबके लिए 6 पॉसिबिलिटी होती है, 6 6 6 216 केसेस बनेंगे। जितने डाइस बढ़ते जाएंगे उतने ही केसेस बढ़ते जाएंगे, और उतने ही, और जब आइडेंटिकल डाइस होते हैं तो इस तरह के नंबर्स निकालने के लिए मल्टीनोमियल थ्योरम यूज करा जाता है, तो उसमें कैलकुलेशन काफी बढ़ जाते हैं। तो यहां पे भी एक ट्रिक है, इसको याद कर लो। 3 डाइस के लिए ट्रिक है, when 3 dice are thrown, then the number of ways of getting total are sum of upper faces is। इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, याद होंगे तो काफी बेटर रहेगा, काफी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 3 डाइस थ्रो करे गए हैं और सम चाहिए हमें R। सम कितना चाहिए, R का। अच्छा, 3 डाइस थ्रो करे गए हैं तो मिनिमम 3 आएगा और मैक्सिमम 18 आएगा। 6 6 6 तीनों में आ जाए तो मैक्सिमम, और मिनिमम 1 1 1 तीनों में आ जाए तो 3। तो पहला केस, अगर R 8 से 3 के बीच में है, मतलब सम 8 से 3 के बीच में आ रहा है, तो सीधे सीधे आंसर याद कर लो उसका, R माइनस 1 C2, R माइनस 1 C2। तो इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी कई रिजल्ट्स हैं, जिससे क्वेश्चन काफी आसान हो जाएगा। तो अगर सम 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो उसमें सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो, 3 4 5 6 7 8। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो, R माइनस 1 C2। नेक्स्ट देखो, अगर सम 8 के बाद क्या हो जाएगा, 9, तो टोटल केस सीधे सीधे 25 हो जाते हैं। और निमसेट के लिए इस तरह के रिजल्ट्स याद करना जरूरी है, बिकॉज 120 मिनट एंड 120 क्वेश्चंस में अगर हम सबको सॉल्व करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर सम 10 और 11 आ रहा है
तो टोटल नंबर ऑफ केसेस जो आते हैं 27 आते हैं। 4 अगर सम 12 आ रहा है तो फिर से 25 केसेस आ जाते हैं, और अगर सम 13 से 18 के बीच में आ रहा है तो जो सम आता है 20 माइनस आर सी टू, तो याद कर लो उसको। इस तरह के काफी रिजल्ट्स परमिटेशन कॉम्बिनेशन में भी हैं। 3 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो 3 डाइस का ध्यान रखना, 4 डाइस या 2 डाइस में नहीं एप्लीकेबल है। 3 डाइस थ्रो कर रहे हैं और टोटल आर सम चाहिए, तो आर की मिनिमम वैल्यू 3 होगी, मैक्सिमम वैल्यू 8 होगी। तो आर अगर 3 से 8 के बीच में आता है तो आंसर आर माइनस 1 सी टू। आर अगर 9 आता है तो 25, आर अगर 10 या 11 आता है तो सम 27, आर 12 आता है तो टोटल नंबर ऑफ केसेस 25, आर 13 से 18 के बीच में आता है तो इट्स आंसर इज 20 माइनस आर सी टू। मतलब आर की वैल्यू यहाँ पे 13 हो सकती है, 14, 15, 16, 17, 18। तो ये काफी काम का फॉर्मूला प्रूव हो सकता है अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया। तो यहां पे हमें सम चाहिए 15, तो 15 इस कैटेगरी में लाई कर रहा है 20 माइनस आर सी टू। तो 20 माइनस आर, आर यहां पे है 15, 20 माइनस आर सी टू, तो दैट इज 5 सी टू। 5 सी टू विल बी 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, तो आई थिंक ये आंसर आ जाएगा 10। और मान लो ये 3 डाइस थ्रो करे जाते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी कि सम 15 आए, तो फेवरेबल केस कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, और सैंपल स्पेस क्या आ रहा है, 216। तो प्रोबेबिलिटी में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्रोबेबिलिटी में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो फेवरेबल केस अपॉन सैंपल स्पेस, सिंपली ये आंसर हो गया। तो इस रिजल्ट को नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इसी तरह के काफी सारे रिजल्ट्स होते हैं परमिटेशन में भी और प्रोबेबिलिटी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है, x टू द पावर 100, y टू द पावर 99 और x प्लस वाई टू द पावर 199, इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यहां पे भी नोट करके एक पॉइंट लिख लो, इफ x टू द पावर m y टू द पावर n इज इक्वल टू x प्लस वाई टू द पावर m प्लस n। देख लो यहां पे ये बात वैलिड है, m है 100, n है 99, तो सम क्या आ रहा है 199, देन dy बाई डी एक्स सिंपली y बाई एक्स। तो इसको अगर हम कंपेयर करा लें, x की वैल्यू x की पावर 100, y टू द पावर 99, x प्लस वाई टू द पावर 199, then dy by dx will be y by x. This is the answer. Simple. तो its answer will be C. तो डिफरेंशिएशन में भी ऐसे काफी सारे रिजल्ट्स हैं जो जानना जरूरी है, तो आई थिंक ये रिजल्ट भी नोट कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x की रेंज। इस तरह के क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस कैटेगरी में मेनली 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x, ये लाई करता है 1 से 1/4 के बीच में। ये याद करना जरूरी है, अदरवाइज इसमें बहुत टाइम लग जाता है। मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट लगाएं या ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगाएं। तो साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x लाई करता है 1/4 से 1 के बीच में। देन साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, इसकी रेंज अब थोड़ा रिड्यूस हो जाती है, हाफ हो जाती है, मतलब ऊपर वाले का सबसेट। थर्ड, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4x,
इसकी रेंज और रिड्यूस हो जाती है, 3/4 हो जाती है। तो ये 3 रिजल्ट याद कर लो, इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाता है तो डायरेक्ट टिक कर सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में ये चीजें एज अ स्टैंडर्ड हमें याद होनी चाहिए। तो sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x लाई करता है 1/4 से 1 के बीच में। sin टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x लाई करता है 1/2 से 1 के बीच में। sin स्क्वायर x प्लस cos टू द पावर 4x लाई करता है 1 से 3/4 के बीच में। तो ये 3 रिजल्ट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए अच्छे से। तो इस केस में आंसर ये आ जाता है। अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़े बढ़ जाते हैं, और चूंकि ये प्रूविंग इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है तो इसमें गलत आंसर आने के चांसेस काफी होते हैं। तो ये 3 रिजल्ट्स नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं, द एरिया बिटवीन पैराबोला एंड द लाइन। तो एरिया के क्वेश्चन में भी अगर एरिया पढ़ा है तो पता होगा काफी कैलकुलेशन होते हैं। तो एरिया में भी इस तरह के कई सारे फॉर्मूले हैं। एक पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax सपोज कर लो, और एक लाइन है y इज इक्वल टू mx। इससे बाउंडेड एरिया ये क्या आता है, तो द एरिया इंक्लूड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax and the line y is equal to mx is 8a square upon 3m cube। इसको याद कर लो अच्छे से, इसको भी नोट कर लो। पैराबोला और लाइन y is equal to mx लाइन है, और पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो उससे बाउंडेड एरिया 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब आता है। अब अगर हम कंपेयर कराएं, जो गिवन पैराबोला है 4x है, तो उससे कंपेयर कराओगे तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। y इज इक्वल टू 3x है, अगर इससे कंपेयर कराएं mx को तो m की वैल्यू 3 आ गई। 8a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब मतलब 3 का क्यूब। तो ये ओवरऑल डिनोमिनेटर में 3 की पावर 4 हो जाएगा, एंड दैट इज 81। सिंपल आंसर आ गया विद इन सेकेंड। तो इट्स आंसर इज ए। इसका आंसर क्या आ गया, ए आ गया, सिंपल। तो ये रिजल्ट अच्छे से याद कर लो, नोट कर लो। पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, और स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू mx, तो उनसे बाउंडेड एरिया 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब, 8a स्क्वायर अपॉन 3m क्यूब इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्म बाय, इस तरह की 4 स्ट्रेट लाइन बनेंगी, प्लस प्लस से, माइनस माइनस से, एक स्ट्रेट लाइन प्लस प्लस से बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन माइनस माइनस से बन जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन में यहां माइनस कर दो, और एक स्ट्रेट लाइन में यहां माइनस और यहां प्लस कर दो। तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल हैं, स्लोप निकाल के देख लो, -3/4 आएगा दोनों का स्लोप। ये दोनों स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, इसका स्लोप निकाल के देख लेंगे। तो ये आ जाएगा 3/4, सॉरी ये -3/4 एंड दिस इज 3/4। ठीक है, तो दो स्ट्रेट लाइन से जो रोम्बस बनता है, इसको अगर प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, काफी कैलकुलेशन बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये पहली और दूसरी स्ट्रेट लाइन हो गई, ये तीसरी और चौथी स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली याद कर लो इसको। एरिया ऑफ रोम्बस फॉर्म बाय, इसी फॉर्मेट में देखो, ax प्लस माइनस by प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0। इस
2c² अपॉन AB इज 2c² अपॉन AB। इसको नोट कर लो, 2c², c क्या है, कांस्टेंट टर्म, AB क्या है, a x का कोफिशिएंट, b y का कोफिशिएंट। तो इस फॉर्मूले को याद कर लो, दिस इज ax प्लस माइनस by प्लस माइनस c इज इक्वल टू 0। तो इससे जो रोम्बस बनेगा उसका एरिया आता है 2c² अपॉन मॉड ऑफ AB भी कर सकते हो, यहाँ पे मॉड AB बेटर रहेगा, मॉड AB ही कर लो क्योंकि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो दैट इज 2c² अपॉन मॉड AB। अच्छा, यहाँ पे अगर कंपेयर कराएं तो a है 3 बेसिकली, b है 4, c is 2। सो 2c², c² क्या हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर अपॉन मॉड AB, तो दैट इज 8/12, 4 से डिवाइड कर दो, दैट इज 2/3। तो विद इन सेकेंड आंसर आ गया। तो इस तरह के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अब अगर तुम्हें याद है तो खुद करने में फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय टेंजेंट एट, कोई एक पॉइंट दे रखा है, सपोज कर लो एक सर्कल दे रखा है, यहां पे एक पॉइंट है -1, 2, उससे एक टैंजेंट बनाई गई और कोऑर्डिनेट एक्सिस से बाउंडेड एरिया बताना है OAB। O इज द ओरिजिन, मतलब ट्रायंगल क्या बना, OAB का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम अभी कंसेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, द एरिया of triangle formed by the tangent at x1 y1 to the circle x² plus y² is equal to a² and the coordinate axis, मतलब सर्कल दे रखा है x² plus y² is equal to a², उस पे लाई करने वाला एक पॉइंट दे रखा है, लेट से वो पॉइंट है x1, y1, वो पॉइंट है x1, y1। इस पे एक टैंजेंट ड्रॉ करी, तो उससे जो एरिया फॉर्म होता है उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसको याद कर लोगे तो बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज कोऑर्डिनेट में कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक काफी हो जाते हैं। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई है कि ये जो ट्राइंगल बन रहा है टैंजेंट और कोऑर्डिनेट एक्सिस से, उसका एरिया हमें बताना है। तो दैट इज a⁴ 2 mod x1 y1। x1 y1 क्या है, पॉइंट। यहां पे अगर कंपेयर कराएं तो इसको अगर इस सर्कल से कंपेयर कराओगे तो a है √5, तो एरिया है √5 की पावर 4 अपॉन 2 x1 इंटू y1। ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25 डिवाइड बाई 4, 25 डिवाइड बाई 4। बाय द वे यही आंसर होगा इसका, इसको करेक्ट कर लेना, डी ऑप्शन इज 25 डिवाइड बाई 4 2x1 y1। ठीक है, तो ऑप्शन ये सही है, ये प्रूफ कर चुके हैं ऑलरेडी हम रिजल्ट को, तो उसमें डाउट है मत रहना। तो क्या आता है, अगर x² प्लस y² इज इक्वल टू a² सर्कल है और x1 y1 पॉइंट है, तो एरिया फॉर्म बाय tangent and coordinate axis is a⁴ upon 2 mod x1 y1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेक्स्ट क्वेश्चन एपी का है। एक्स वाई जेड एपी में दे रखे हैं, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड भी एपी में है, देन द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहां पे भी हम कंसेप्ट की बात नहीं कर रहे हैं, इसको भी करने बैठते हैं तो 7-8-10 लाइनों में सॉल्व होता है क्वेश्चन। तो सिंपली अगर कॉमन सेंस लगाओ और डी रख दो, एक्स वाई जेड अगर सेम हो जाए, तो अगर एक्स वाई जेड सेम है मतलब कॉमन डिफरेंस 0 है, तो सीरीज एपी में होती है। अगर देखा जाए तो 2 आर एन एपी, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 0 है। ठीक है, देन tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड, यहां पे भी एक्स वाई जेड को सेम कर दें तो ये tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, tan इनवर्स वाई हो जाएगा, tan इनवर्स वाई भी tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, tan इनवर्स जेड भी tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये भी सीरीज इन एपी, क्योंकि इसमें भी कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अगर ये सीरीज एपी में है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चेक करें, एक्स वाई जेड सबको बराबर कर दो तो रिजल्टिंग सीरीज ये भी एपी में आ जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। इस तरह की अगर प्रैक्टिस है तो काफी सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, तो जो टाइम की फाइट है वो खत्म हो जाएगी। तो ऑप्शन से इसको हमने चेक कर लिया, डी सेटिस्फाई कर रहा है, हेंस डी इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, in expansion 1 plus x to the power n abc consecutive कोफिशिएंट है। तो आई थिंक अगर ये सीरीज पता होगी, बायनोमियल पढ़ी होगी, तो दैट इज nc2x स्क्वायर। 3 कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट कैसे आएंगे, ncr माइनस 1 x टू द पावर r माइनस 1 प्लस ncr x टू द पावर r प्लस ncr प्लस 1 x to the power r plus 1 and so on। तो ये कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट, इसको a ले लो, इसको b ले लो, इसको c ले लो। अगर बायनोमियल पढ़ा होगा तो इन सबको डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, ये काफी लेंदी होता है। तो बायनोमियल में भी ऐसे काफी सारे रिजल्ट्स हैं। n की वैल्यू बतानी है तो सीधे सीधे याद कर लो, अदरवाइज ये प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। a क्या आ रहा है, ncr माइनस 1, b आ रहा है ncr, c आ रहा है ncr प्लस 1। तो इंडिविजुअली इसको डिवाइड करके सॉल्व होता है और काफी लेंदी कैलकुलेशन है। बुक में इसका सोल्यूशन चाहो तो चेक कर सकते हो। सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट करेंगे तो n बाय r में क्वेश्चन बनेगी, थर्ड डिवाइड बाई सेकेंड करेंगे तो n और r में दूसरी क्वेश्चन बनेगी, वहां से r को एलिमिनेट करेंगे तो n डायरेक्टली आएगा 2ac प्लस ab प्लस bc अपॉन बी स्क्वायर माइनस ac। इसको अगर एग्जाम में प्रूफ करने बैठे तो बहुत टाइम लगेगा और उतना स्पेस भी नहीं होता एग्जामिनेशन में कि हम इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। और एक और प्रैक्टिकल फैक्ट है कि अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत लेंदी हो रहा है तो ये मान के चलो फिर उसका आंसर नहीं आता है। तो इट्स आंसर विल बी 2ac अपॉन ab प्लस bc अपॉन बी स्क्वायर माइनस ac। तो इस तरह के काफी सारे रिजल्ट्स हैं, फॉर्मूले हैं, जो निम्सिट पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी ऑब्जेक्टिव पेपर में जैसे मैथ्स पूछी जाती है, इस तरह के रिजल्ट्स हमें याद होने चाहिए अलोंग विद कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और इस तरह के उसके बाद रिजल्ट्स भी याद होने चाहिए। तो ठीक है, इस मॉक में 10 तक के ही क्वेश्चन डिस्कस करें हमने। अब नेक्स्ट मॉक 14 में आगे कुछ और 10 क्वेश्चंस देखेंगे।